मेरे पास जितनी भी वीडियो भेजी गई है, उन लोगों ने मेरे पास जितनी वीडियो भेजी उसमें जितने यादव समाज के लोग माफी मांग रहे ब्राह्मणों से, खास तौर पर ब्राह्मणों से माफी मंगवा रहे, उनकी वीडियो बना बना के ब्राह्मणों यादव समाज से ब्राह्मण लोगों ने माफी मंगवाया। वो सारी वीडियो मेरे पास भेजी गई, बोले देख तेरी औकात क्या है, ये भी अगला नंबर ये तेरे साथ होने वाला है, सुधर जा और ये वीडियो सब डिलीट कर दे, नहीं तो तेरे साथ ये भी होने वाला है। तो वीरू यादव की जगह वीरू शर्मा होते, वीरू कुशवाहा, वीरू आपके मानी द्विवेदी होते, चतुर्वेदी होते, वीरू सिंह होते, वीरू ठाकुर होते, समर जाति से होते, तो वीरू को धमकियां नहीं आती, क्योंकि उनको ये पता कि वीरू यार अपना आदमी है ना। लेकिन वीरू क्योंकि क्या है, ओबीसी है, वीरू बहुजन समाज से है, तो उनको ये हो रहा है कि बहुजन समाज का लड़का जिसको हम लोग इतने सालों से दबाए हैं, उनके पूर्वजों को, उनके पुरखों को हम लोग चलने नहीं देते, हमारे सामने कुर्सी पे खटिया और बैठने का अधिकार नहीं दिया हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपराध किया है इटावा में, वो मुद्दा क्यों उठा रहा है? उस मुद्दे के जरिए हमारे समाज की बदनामी क्यों करा रहा है? अब वीरू जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, वो यादव हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, तो इससे तो साफ जाहिर है कि अपराधी कौन है, गुंडे माफिया बदमाश कौन है। सवाल ये है कि वीरू को धमकी मिल किस बात पे रही है? वीरू को धमकी मिल रही है क्योंकि वीरू बहुजन की बात कर रहे हैं, और धमकी देने वाले कौन है? ब्राह्मण है। धमकी देने वाले ब्राह्मण हैं। तो आप ये समझिए, इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है, ये सदियों से होता चला है, ये आगे कब तक होता रहेगा ये, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को ज्योतिबा फुले ने लड़ा, इस लड़ाई को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ा, इस लड़ाई को पेरियार ने लड़ा, इस लड़ाई को ललाई सिंह यादव ने लड़ा। अब इस लड़ाई को आपके मेरे जैसे पत्रकार, वीरू जैसे पत्रकार और कुछ नेता लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसी धमकियों को, क्योंकि डरपोक लोग हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डरपोक किस्म के लोग हैं, इसलिए फोन पे इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सीरियस मुझे लगता है इन ऐसे डरपोक लोगों की धमकियों को लेना नहीं चाहिए। हरियाणा से बात कर रहे हैं, उठवा लूंगा मैं, तेरा ये कर दूंगा, वो बात का लहजा उन लोगों का बहुत खराब रहता है। एक तो कि तू ब्राह्मणों को विशेष रूप से टारगेट कर रहा है, और उसने हमारे पास तकरीबन 8 से 10 वीडियो भेजी, और उसने कहा ये सारी वीडियो तो डिलीट कर दे। तो मैंने कहा कि मैं क्यों डिलीट कर दूं? बोला देख ये सारी वीडियो खराब है और ये जातिवादी वीडियो डिलीट कर दे। तो मैंने उनसे बोला 10 मिनट का मुझे समय दीजिए, 10 मिनट के बाद मैं वीडियो देख लूंगा, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने स्वीकार किया कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैंने हो सकता था कि मेरे साथ कुछ गलतियां होंगी, तो इसलिए तो मुझे भेजा। तो मैंने उनसे 10 मिनट का समय मांगा और मैंने वीडियो डिलीट करने का उनसे कह भी दिया। लेकिन 10 मिनट के बाद मैंने वो सारी वीडियो देखा तो मुझे कहीं कुछ बुरा नहीं लगा। एक वीडियो में था कि कहीं ना कहीं इटावा वाली मामले को लेकर यादव समाज के लोग बोल रहे थे। एक वीडियो में था कि एक रिक्शा वाला था, मैंने उससे पूछा कि आप 2027 में किसे वोट देंगे? उसने बोला कि मैं ठाकुर हूं और मैं मायावती को पसंद करता हूं, मैं मायावती को वोट दूंगा कि उनकी सरकार में प्रशासन अच्छा काम कर रहे। बस इन तमाम सारी वीडियो को लेकर वो लगातार हमसे प्रहार कर रहे हैं। बोला कि तू वीडियो, मैंने कहा मैं फिर फोन आया, मैंने कहा मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा। बोला अगर तू वीडियो नहीं डिलीट करेगा तुझे अच्छे सबक सिखा देंगे, उठवा लेंगे। तमाम सारी धमकियां मुझे मिली। पहले तो मैं नेचुरल कि मैंने बाद में कहा मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा, नहीं डूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काकोरी दंगल न्यूज में। काकोरी दंगल न्यूज लगातार हर एक मुद्दे पर, हर एक घटना पर खबर करता और आपके बीच लाता। लेकिन एक खबर यह है कि हमारे ही साथी वीरू यादव जो काकोरी दंगल के पत्रकार है और चीफ एडिटर है, इटावा की जो घटना हुई थी उसको लेकर उन्होंने लगातार वीडियो बनाया, क्योंकि ब्राह्मणवाद और ये तमाम मुद्दों को लेकर, और लोग जो बोलते थे वही दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी को लेकर इनको हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से अलग अलग नंबर से फोन आते हैं कि घर से उठवा लेंगे और जान से मारने तमाम वगैरह वगैरह धमकी दी जाती है। अब उन्हें इस बात करते पूरी घटना क्या है, क्योंकि जिस तरीके से फोन कॉल आ रहे हैं उनसे समझते हैं कि क्या बातें होती हैं उनसे और क्या क्या कह रहे हैं वो लोग। आपके पास कॉल आई, क्या बातें हुई उनसे? देखिए ये आज 3 दिन हो गए हैं, और पहले तो मुझे व्हाट्सएप पर लगातार धमकियां मिल रही थी कि जैसे अभी जो वहां पर इटावा में जो घटना घटी थी उसमें तमाम सारे यादव समाज के लोग गए थे, आहिर रेजिमेंट वाले, तो वो लोग गए थे, उनसे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने माफी मंगवाया। माफी मंगवा कर उस वीडियो को बहुत सारा चलाया है। उस वीडियो को कम से कम 10 वीडियो हमारे पास भेजा, बोला कि देख ले तेरी औकात क्या है, तेरे समाज के लोगों के साथ मैंने ये सब किया है, अगला नंबर तेरा है। 2 दिन जाने के बाद कल तकरीबन शाम को 5 बजे मेरे पास फोन आने लगा। एक फोन आया और उसने बोला कि तू कौन सा एजेंडा चला रहा है। मैंने पहले आप कौन बोल रहे? मेरा हरियाणा से मैं बोल रहा हूँ। बोला तू कौन सा एजेंडा चला रहा है? मैंने क्या हो गया तुम्हें, क्या तकलीफ, क्या दर्द, क्या तकलीफ बोलो। बोला कि मैं तेरी वीडियो देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तू ब्राह्मणों को विशेष रूप से टारगेट कर रहा है। और उसने हमारे पास तकरीबन 8 से 10 वीडियो भेजी और उसने कहा ये सारी वीडियो तो डिलीट कर दे। तो मैंने कहा कि
मैं क्यों डिलीट कर दूं? बोला देख ये सारी वीडियो खराब है और ये जातिवादी वीडियो डिलीट कर दे। तो मैंने उनसे बोला 10 मिनट का मुझे समय दीजिए, 10 मिनट के बाद मैं वीडियो देख लूंगा, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा। मैंने स्वीकार किया कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैंने हो सकता था कि मेरे साथ कुछ गलतियां होंगी तो इसलिए तो मुझे भेजा। तो मैंने उनसे 10 मिनट का समय मांगा और मैंने वीडियो डिलीट करने का उनसे कह भी दिया। लेकिन 10 मिनट के बाद मैंने वो सारी वीडियो देखा तो मुझे कहीं कुछ बुरा नहीं लगा। एक वीडियो में था कि कहीं ना कहीं इटावा वाले मामले को लेकर यादव समाज के लोग बोल रहे थे। एक वीडियो में था कि एक रिक्शा वाला था, मैंने उससे पूछा कि आप 2027 में किसे वोट देंगे? उसने बोला कि मैं ठाकुर हूं और मैं मायावती को पसंद करता हूं, मैं मायावती को दूंगा कि उनकी सरकार में प्रशासन अच्छा काम कर रहे। बस इन तमाम सारी वीडियो को लेकर वो लगातार हमसे प्रहार कर रहे हैं। बोला कि तू वीडियो, मैंने कहा मैं फिर फोन आया, मैंने कहा मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा। बोला अगर तू वीडियो नहीं डिलीट करेगा तुझे अच्छे सबक सिखा देंगे, उठवा लेंगे। तमाम सारी धमकियां मुझे मिली। पहले तो मैं नेचुरल कि मैंने बाद में कहा मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा, नहीं डलूंगा। बोला तू बता तू कहाँ रहता है? मैंने उनको सारी चीज बताई। ये पहले भी हुआ या फिर कल ही से शुरुआत हुई? नहीं, ये 3 दिन पहले की बात है ना। ये जो आज मैं अभी बता रहा हूँ ये कल की बात है, तकरीबन वहाँ शाम को 5 बजे की। लेकिन 2 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पर लगातार ये मैसेज आ रहे थे। मैसेज आ रहे थे मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास, मैं पत्रकार महोदय बता रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी वीडियो भेजी गई है, उन लोगों ने मेरे पास जितनी वीडियो भेजी उसमें जितने यादव समाज के लोग माफी मांग रहे ब्राह्मणों से, खास तौर पर ब्राह्मणों से माफी मंगवा रहे। उनकी वीडियो बना के ब्राह्मणों, यादव समाज से ब्राह्मण लोगों ने माफी मंगवाया। वो सारी वीडियो मेरे पास भेजी गई। बोले देख तेरी औकात क्या है, ये भी अगला नंबर ये तेरे साथ होने वाला है, सुधर जा और ये वीडियो सब डिलीट कर दे, नहीं तो तेरे साथ ये भी होने वाला है। तो मैंने तमाम कुछ अपने लोगों से सजेशन लिया इस मामले को लेकर। मैंने उनको भी वीडियो दिखाया। बोले कुछ वीडियो में गलत नहीं है, ये तुमको डरवा रहे, धमका रहे, तुम डरो मत। इसलिए मैंने कहा मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा। उसके बाद वो वीडियो आज भी ऐसे चल रही है। क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं जो धमकी भरे अंदाज में धमकी दे रहे हैं? उनका साफ तौर पर मानना है कि तू एजेंडा चला रहा है। उसने मुझसे बोला कि तू एजेंडा चला रहा है, ठाकुर ब्राह्मणों को टारगेट करके चला रहा है एजेंडा चला। तू क्या कभी किसी को ब्राह्मण बना देता है, किसी को ठाकुर बना देता है? तू एजेंडा चला रहा है। और तेरे पीछे किसका हाथ है मुझे बता, तेरे पीछे किसका हाथ है तू मुझे बता, और तुझे कितने पैसे मिलते ये भी मुझे बता। मैं कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से मुझे खरीदना चाह रहा है कि तुझे कितने पैसा मिलता है, कौन तेरे पीछे है, उसका मुझे नाम बता। तो मैंने कहा मैं स्वतंत्र काम करता हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं, मैं स्वतंत्र काम करता हूँ, मेरा अपना चैनल है, मैं उस पर काम करता हूँ। अगर तुझे बुरा लग रहा है, अगर तुमको बुरा लग रहा है तो आप जाओ मेरे खिलाफ FIR लिखो, मुकदमा लिखो, जो भी आपकी मर्जी है वो जाके करो। मैंने ऐसे बोल दिया। उसके बाद लगातार मेरे पास वो फोन कर रहा था, हरियाणा से मेरे पास फोन आया था। हरियाणा से मेरे को बोला कि मैं हरियाणा में रहता हूँ और उसका नंबर भी मेरे पास है। नाम क्या बताया था उसने? उसने नाम अपना नहीं बताया। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, उसने नाम अपना नहीं बताया। बोला कि तू नाम जान के क्या करेगा, लेकिन मैं तुझसे जितना कह रहा हूँ तू उतना कर, तू पहले वीडियो डिलीट कर, पर तुझसे बात करता हूँ। मैंने कहा भाई मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा। मुझे क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि कई वीडियो भेजा कि जो यादव समाज के पत्रकार थे उनसे माफी मंगवाई, क्या ये लगता है कि यादव होने की वजह? नहीं, मैं आप बताऊं, मैं सच कह रहा हूँ, यादव पत्रकार नहीं, वो यादव समाज के लोग थे जिनसे माफी मंगवाई गई इटावा वाले मामले को लेकर। उस वाले में वो पत्रकार नहीं थे, वो यादव समाज के यादव हो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यादव हो इसलिए मेरे साथ, मैं यादव समाज का हूँ और इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। अगर मैं किसी दूसरे समाज का होता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। मैं यादव समाज से हूँ, इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। और मेरे पास जितने वीडियो भी भेजी गई वो सब यादव समाज के ही लोग थे। मुझे अदर और उसने कहा कि ये वीडियो तो अपने इंस्टा पे, हालांकि मेरे फॉलोवर इंस्टाग्राम पे है ना, उसने बोला कि ये वीडियो तो अपने इंस्टा पे चला ताकि तेरे समाज में बात फैले। मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगा और ना मैं वीडियो डिलीट करूंगा। तब से मैं बस ऐसे वीडियो चलने दिया जा रहा हूँ, बस चल रही है। तो क्या लगता है वीरू अब ऐसे फिर से वैसे ही काम करते रहेंगे कि इन कॉल्स के बाद या धमकियों के बाद कुछ नॉर्मल काम करेंगे? देखिए डर तो लगा मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं BKT में था, चौराहे पर था और तमाम समय जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो कुछ लोग मेरे पास आए, बोले कि तुम बहुत इटावा वाली घटना चला रहे हो। कौन थे मैं नहीं जानता हूँ और वो पता नहीं मुझे कैसे चलते हैं। मैं वहाँ IM चौराहे पर था, मैं वहां पर माइक लेके शुरू हुआ। लोग मुझसे कह रहे कि भाई तुम बहुत इटावाली चला रहे हो, बहुत इटावाली चला रहे हो। ऐसा लग रहा है एक प्रकार से कि उन्हें बुरा लग रहा है। तो मैं वहां पर था, लेकिन मैं कहा कि हाँ मैं चला रहा हूँ, लोग खबर है मैं दिखा रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। बस यही सब चीजें चल रहा है बस। साथियों वीरू को जिस तरीके से कॉल आ रहे हैं, जिस तरीके से धमकियां मिले, मोबाइल नंबर उसका है 7056371270। लगातार कॉल आ रही है और धमकियां दी जा रही है, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता करना भी अब हमें लगता है गुनाह हो गया। और भी कुछ पत्रकार, हमारे सीनियर पत्रकार, उनसे भी बात करते कि
जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही है और जिस तरीके से वीरू के पास कॉल धमकी आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? ओबीसी टाइम्स के पत्रकार विवेक जी हैं। विवेक जी, कैसे देखते हैं आप ये जिस तरीके से आपके ही साथी वीरू यादव को कि या घर से उठा लेने के लेकर धमकी दी जा रही है? अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, एक पत्रकार जो दुखियों पीड़ितों की आवाज उठाता हो, जिसकी आवाज कोई ना उठाता, उसकी आवाज एक पत्रकार उठाता है। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, वही उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के दावे किए जाते हैं, अपराधी मुक्त प्रदेश के दावे किए जाते हैं, उसमें एक पत्रकार को फोन कॉल पे धमकी मिल रही है और उठा लिए जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उठवा लूंगा मैं वहां से। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या कारण हो सकता है जो इस तरीके से धमकी आ रही है? मंशा तो बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से वीरू से हमारी बातचीत हुई, वीरू ने बताया कि हमने इटावा वाली घटना को कवर किया था, वहां जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद से लगातार जो धमकियों का सिलसिला है वो बढ़ता चला गया। लगातार धमकियां मिल रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि वीडियो डिलीट कर दो, तुम एजेंडा चला रहे हो एक समाज के खिलाफ। एजेंडा नहीं चलाया जा रहा है। ये जो घटनाएं होती हैं उसका काम एक रिपोर्टर का होता है कि वहां जा करके ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट करे, उसे हकीकत जो है उसे दिखाए, तहकीकात करे, छानबीन करे, दोनों पक्षों की बातों को दिखाए। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम की मीडिया ने केवल एक उस महिला की पूरी वीडियो वगैरह वायरल की, तमाम चीजें की, उसका इंटरव्यू वगैरह लिया, दूसरे पक्ष को साफ तौर पे नकार दिया, दिखाना तक मुनासिब नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं मीडिया जो वास्तव में आज के समय में चौथे स्तंभ होने का धर्म निभा रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां जा करके दोनों पक्षों से बातचीत करें, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसे निकाल करके लाएं। सच्चाई वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जिस तरीके से एक पत्रकार को घर से उठा लेने की बात की जा रही है, ये कहाँ तक सही है? ये सीधे सीधे सवालिया निशान पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर है। आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को घर से सरेआम उठा लेने की धमकी देते हैं? तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि तुम यादव समाज से बिलोंग करते हो, और वो जो कॉल करता है खुद को ब्राह्मण बताता है कि तुम ब्राह्मण और ठाकुर को टारगेट करते हो, एजेंडा चला रहे हो। एक समय था जब ये आरोप लगता था, जब कहा जाता था, आज भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कभी कभी कह देते हैं कि यादव गुंडे होते हैं, माफिया होते हैं, अपराधी होते हैं। हाँ। अब वीरू जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, वो यादव हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, तो इससे तो साफ जाहिर है कि अपराधी कौन है, गुंडे माफिया बदमाश कौन है। वो तो खुद पीड़ित है ना आज के समय का यादव। कहां से कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये यादव समाज से बिलोंग करते हैं, और जो ठाकुर और यादव वाला कांड हुआ था इटावा को लेकर लगातार खबरें की, तो ये हो सकता है कि ब्राह्मण पक्ष में जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा हो। बिल्कुल किया जा रहा है, जिस तरीके से देवरिया में हुआ, जिस तरीके से इटावा में हुआ, और भी कई घटनाएं जिस तरीके से कौशाम्बी में हुई, तमाम घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से लगातार पिछड़े दलितों का शोषण और दोहन किया जा रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आपने खुद ही जवाब दे दिया उस सवाल का जो आपने पूछा। स्वतंत्र होकर पत्रकारिता करने दिया जा रहा है। आज स्वतंत्र होकर के वीरू ने पत्रकारिता की है, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। कब क्या हो जाए, आखिर पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पत्रकार कहाँ जाएं? गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, सच्चाई हकीकत को दिखाने की कोशिश करते हैं, शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आखिर जब उनके साथ ही ऐसी घटनाएं होने लगेंगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षा कौन करेगा? किसको लेना चाहिए? शासन प्रशासन को लेना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होनी चाहिए। लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम दिख रहा है, विफल दिख रहा है। ये कहने में कतई गुरेज नहीं होगा हमें। और बात करते हैं भारत खबर 24 के पत्रकार आनंद जी। आनंद जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से आपके ही साथी हम सबके ग्रुप के एक खास मेंबर वीरू यादव को जान से मारने की धमकी और घर से उठा लेने की धमकी दी जा रही है? देखिए, सीधे तौर पे मैं कहूँगा बहुत कम शब्दों में, वीरू यादव की जगह वीरू शर्मा होते, वीरू कुशवाहा, वीरू आपके मानी द्विवेदी होते, चतुर्वेदी होते, वीरू सिंह होते, वीरू ठाकुर होते, समर जाति से होते, तो वीरू को धमकियां नहीं आती, क्योंकि उनको पता कि वीरू यार अपना आदमी है ना। लेकिन वीरू क्योंकि क्या है, ओबीसी है, वीरू बहुजन समाज से है, तो उनको ये हो रहा है कि बहुजन समाज का लड़का जिसको हम लोग इतने सालों से दबाए हैं, उनके पूर्वजों को, उनके पुरखों को हम लोग चलने नहीं देते, हमारे सामने कुर्सी पे खटिया और बैठने का अधिकार नहीं दिया हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, उनका लड़का करके हमारे समाज के खिलाफ, ये खिलाफ नहीं कह दूंगा मैं, लेकिन हमारे जो समाज के लोगों ने जो वो कुकृत किया है, जो अपराध किया है इटावा में, वो मुद्दा क्यों उठा रहा है? उस मुद्दे के जरिए हमारे समाज की बदनामी क्यों करा रहा है? वो चाह रहा है कि वो मामला दबा रहा है ना, ब्राह्मण समाज
कि जो वो महिला है जो रेणु तिवारी जिस तरह से गंदी गंदी गालियां दे रही है या उसके मूत्र से विसर्जन मूत्र से लेकर के जो छिड़काव किया गया यादवों के ऊपर तमाम चीजें की गई, तो वो जो बदनामी हो रही है केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आगे ये बिहार तक गई है। ये बात बिहार में फैली है। आपको बता दूं कि बिहार वो धरती है, बिहार हमेशा क्रांति करता आया है, संपूर्ण क्रांति भी बिहार में ही हुई थी और इस बार भी कह सकते हैं कि ये जो सामाजिक क्रांति की कह रखे उसमें एक नया अध्याय जोड़ा जा रहा है कि बिहार में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहां पर होर्डिंग बैनर लगा करके आप नेम प्लेट लिखा जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों का कर्मकांड करवाना, पूजा पाठ करवाना बैन है। अगर ब्राह्मण इस घर में गांव में आएंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, ना आए। और जो पीढ़ी समाज के लोग खासतौर से यादव के साथ हुआ है, तो यादव कुशवाहा जो थोड़े जागरूक कौम है। आपका मानना है कि वीरू यादव समाज से आते हैं और ब्राह्मण जो वहां पर घटना हुई यादव वर्सेस ब्राह्मण की, उसको सच दिखाने की कोशिश की, इसलिए उनको धमकियां मिली। पत्रकारों को इस तरह की धमकियां कह सकते हैं कि उनके लिए तोहफा होता है, इनाम होता है और ये बताता है कि वीरू अपना काम सही कर रहे हैं। अगर इस तरह की धमकियां कॉल सही आ रही हैं और ऐसे लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो इस तरह की कॉल धमकियां या परेशान कर रहे हैं, तो ये बात का प्रूफ है सबसे बड़ा कि वीरू अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और उनकी आवाज बन रहा है जिनकी आवाज कोई नहीं बनता है। तो इस तरह की फोन कॉल धमकी आती रहती है, लेकिन जहां तक जान माल का सवाल है, जो भी चीज है वो भी इंसान है, उनको भी डर लगता है। तो इनके चैनल के जो दर्शक हैं वो लोग भी कमेंट करें और शासन प्रशासन जो है लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाए कि इस तरह की अगर धमकियां वीरू यादव को आएंगी, जानमाल से धमकियां आएंगी, तो वीरू यादव अकेले नहीं है, वीरू यादव के साथ उनका जो 6 लाख का परिवार है चैनल पे और समूचा उत्तर प्रदेश है जो उनके जानने वाले चाहने वाले लोग, हम सभी साथी उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। वीरू यादव डरेंगे नहीं, अपना काम करते रहेंगे और इस तरह की धमकियां पत्रकारों के लिए गहने के समान होती है। सुमित जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, युवा हैं, आप भी यादव समाज से आते हैं, जिस तरीके से ये घटना हुई और वीरू ने उसको बढ़ चढ़कर कवर करने की कोशिश की, जमीन पर लोगों को समझा, कैसे ये घटना कैसे देखते हैं? अब उसको हरियाणा जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से उसको जान से मारने की धमकी, घर से उठा लेने की धमकी दी जा रही है। देखिए, पहली बात तो मैं वीरू के लिए कहना चाहता हूँ, वीरू बहुत मेहनती पत्रकार है। हम लोग पिछले लमसम पिछले 2 साल से मेरा परिचय है वीरू से और बहुत मेहनत की है वीरू ने। और जब हम लोग थे तो कुछ सब्सक्राइबर थे, 10,000 सब्सक्राइबर उस टाइम पे नहीं थे, आज 6 लाख सब्सक्राइबर वीरू के पास हैं। तो वो वीरू ने अपनी मेहनत से कमाए हैं। बात रही धमकी की, तो धमकी पत्रकारों को बहुत पहले से मिलती चली आ रही है, ये आज की नई कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि वीरू को धमकी मिल किस बात पे रही है? वीरू को धमकी मिल रही है क्योंकि वीरू बहुजन की बात कर रहे हैं और धमकी देने वाले कौन हैं? ब्राह्मण है। धमकी देने वाले ब्राह्मण हैं। तो आप ये समझिए, इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है, ये सदियों से होता चला है। ये आगे कब तक होता रहेगा ये, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को ज्योतिबा फुले ने लड़ा, इस लड़ाई को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ा, इस लड़ाई को पेरियार ने लड़ा, इस लड़ाई को ललाई सिंह यादव ने लड़ा। अब इस लड़ाई को आपके मेरे जैसे पत्रकार, वीरू जैसे पत्रकार और कुछ नेता लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसी धमकियों को, क्योंकि डरपोक लोग हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डरपोक किस्म के लोग हैं, इसलिए फोन पे इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सीरियस मुझे लगता है इन ऐसे डरपोक लोगों की धमकियों को लेना नहीं चाहिए। हरियाणा से बात कर रहे हैं, उठवा लूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो बात का लहजा उन लोगों का बहुत खराब रहता है एक तो, और बात में गाली गलौज होती है। और ये अपने आप को लोग ब्राह्मण बताते हैं, बुद्धिजीवी बताते हैं, ब्राह्मण वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, लेकिन बातों की भाषा देखिए आप, कहीं से बुद्धिजीवी वर्ग के जो छिछोरे सड़क छाप गुंडे होते हैं, भाषा इनकी वैसी होती है। ये कहीं से ज्ञानी नहीं लगते, जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। कहीं से लोग ब्राह्मण नजर नहीं आते हैं, खाली उस जाति में पैदा होना ही उसी का इनको अभिमान है। तो मुझे नहीं लगता इन छोटे मोटे गुंडों से बहुत ज्यादा डरने की बात है, कुछ कर नहीं पाएंगे लोग। क्या ये भी मानिए, जैसे उन्होंने कहा कि वो यादव समाज से बिलोंग करते हैं और वो ब्राह्मण कह रहे यादव है, इसलिए धमकी, क्या ये भी सवाल उठता है कि एक दौर था कि जब पिछड़े समाज को बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, अब वही वर्ग का एक लड़का उठकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ये भी एक सवाल हो सकता है, इसलिए इनको धमकी दी जा रही है। ये तो खलेगा ना, ये तो खलेगा ही। एक बहुत लंबे समय तक मुख्य धारा की मीडिया पे, प्राइम टाइम पे एक चुनिंदा जाति का कब्जा है। आर्टिकल 19 की बदौलत और यूट्यूब के बदौलत
लोगों को, आपके और मेरे जैसे लोगों को, आहिर को, पाल को, गडरिया को और तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, उन लोगों को ये मौका मिला कि वो हाथ में माइक लेके अपनी बात और अपने समाज की बात कह सकें। अब क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया को छोड़ के लोग यूट्यूब को देख रहे हैं और आपकी और हमारी बात सुन रहे हैं, इसलिए ये बुरा लग रहा है कि आपकी और हमारी बात भी लोगों तक पहुंच पा रही है। इसलिए लोगों को इस बात की घृणा है कि ये कैसे हो गया, इसीलिए इन्हें दबाना चाह रहे हैं। जिस पे हम लोगों ने इतने सदियों से कब्जा कर रखा था। हम लोगों ने कहा कि अब हमें वो चाहिए ही नहीं, हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अपने प्लेटफॉर्म से बात करेंगे, अपने लोगों की बात करेंगे। आप भी तो करते हैं अपने लोगों की बात, सदियों से करते चले आए हैं, सदियों से दबाते चले आए हैं, लेकिन आज जब बात उठी है तो चलिए कोई बात नहीं, उनका भी दुख है, उनको दर्द हुआ है कि भाई हमारी कुर्सी जाने वाली है। लोगों को पता, अब जाति की जनगणना की बात है, हो जाएगी। लोग कह रहे हैं 27 मार्च से शुरू होगी, हो जाएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद जो बचा कुचा अभी है वो भी इनका सब धाराशाही हो जाएगा। बोलने दीजिए, बहुत डर का माहौल है, घबराए हुए हैं कि अब सत्ता जाने वाली है, कुर्सी जाने वाली। जहां जहां कब्जा किए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे मीडिया सेंटर हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, हर जगह से जो कुर्सी जाने का डर है ना, वो लगा हुआ, इसीलिए इतना घबराए हुए हैं, चिंता। और वो तो जा ही रही है, ऊपर से कुछ लोग जो है वेदों का ज्ञान ले लिए हैं, कुछ पिछड़े समाज के लोग, तो वो भी कथा वाचन करने लगे, तो वो वहां से भी डर है कि धंधा भी चौपट होने वाला है। तो डर गए हैं कि अब खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, रोटी दो रोटी कहाँ से मिलेगी। तो छोड़िए, 2 रोटी उनको भी कमाने दीजिए, चिंता ना करिए। 2 कौड़े गुंडे हैं, सब बातें करते रहते हैं। जिस तरीके से वीरू यादव को, हमारे साथी पत्रकार वीरू यादव को फोन कॉल पे घर से उठवाने की धमकी दी जा रही है, तो इसे लेकर हम अपने पत्रकार साथियों से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भारत में, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता करना भी अब गुनाह है? क्योंकि पत्रकारिता हम स्वतंत्र करते हैं तो फिर हम सबकी आवाज बनते हैं, लेकिन हमारी आवाज बनने वाला कोई नहीं होता। जिस तरीके से वीरू को घर से उठाने की बात की जाती है, उसी तरह ये कहा जाता है कि तुम यादव समाज से बिलोंग करते हो, सिर्फ यादव होने के बाद। क्योंकि इटावा घटना जो हुई है उसको लेकर हम लोगों ने इटावा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह कवर किया और लोगों की मन की बात जानी कि लोगों के मन में क्या है, क्या बहुजन समाज या पिछड़ा समाज अब उसका बहिष्कार करेगा या तमाम ऐसी बातें होंगी। उसी को लेकर हम लोग लगातार बात करते हैं, उसी को लेकर कई वीडियो गई तो हरियाणा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जगह से फोन कॉल्स आते हैं और घर से उठा लेने की धमकी दी जाती है। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो हमको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए, उनसे भी कहते हैं कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही, जिस तरीके से धमकी, आप लोग का सहयोग रहा है तो ऐसी धमकियां मिलती रहेंगी, क्योंकि हम आवाज सच की उठाते रहेंगे और ये फोन कॉल्स और धमकियां हमारी आवाज नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो, अन्य मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए काकोरी दंगल के साथ।